Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will learn about excess demand and deficient demand. तो आज हम excess demand क्या होता है, deficient demand क्या होता है, उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. So let's start. Excess demand. When at full employment level, aggregate demand is greater than aggregate supply. The excess of aggregate demand over aggregate supply is called excess demand. excess का मतलब क्या हुआ ज़्यादा, excess. तो जब डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से एग्रीगेट डिमांड, हम टोटल एग्रीगेट डिमांड की बात करें, तो जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होती है तो कितना ज़्यादा है, कितना एक्सेस है. द एक्सेस ऑफ एग्रीगेट डिमांड ओवर एग्रीगेट सप्लाई, की एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कितना ज़्यादा होता है, उसको हम कहते हैं एक्सेस डिमांड. एक्सेस डिमांड कितनी एक्सेस डिमांड. एक्सेस डिमांड को इन्फ्लेशनरी गैप भी कहा जाता है, क्योंकि जब डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम हो जाती है, डिमांड किसी चीज की ज्यादा बढ़ जाएगी तो उससे प्राइसेस बढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि किसी चीज की भी डिमांड ज्यादा हो तो उसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, प्राइस बढ़ने लगेगा. तो इसलिए इसको इन्फ्लेशनरी गैप भी कहते हैं. इससे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आता है, प्राइसेस इंक्रीज होने लगते हैं जब डिमांड ज्यादा हो. ठीक है, ये इसको इन्फ्लेशनरी गैप भी कहा जाता है. इसको समझते हैं. When aggregate demand is greater than aggregate supply, जब aggregate demand ज़्यादा है aggregate supply से, at full employment level पर हम देखेंगे उसे, demand for input increases leading to overutilization of resources. तो जब aggregate demand ज़्यादा है, supply से demand ज़्यादा हो गई तो inputs की demand बढ़ जाएगी. इनपुट्स क्या होते हैं, फैक्टर इनपुट पढ़ा है हमने, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप. किसी भी गुड या सर्विस को बनाने के लिए लैंड चाहिए होता है जिस पर रेंट देना पड़ेगा, लेबर चाहिए होती है, एम्प्लॉय चाहिए होते हैं जिनको वेजेस सैलरी भी दी जाती है, कैपिटल पैसा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, और एक एंटरप्रेन्योरशिप होता है, एंटरप्रेन्योर होता है, उसका प्रॉफिट मिलता है. तो जब किसी चीज की डिमांड बढ़ती है, सपोज किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी तो उसके फैक्टर इनपुट के प्राइस बढ़ जाएंगे, उनके फैक्टर इनपुट के प्राइस भी बढ़ेंगे ना. जैसे सपोज करते हैं कि स्मार्टफोन्स की डिमांड बढ़ गई तो स्मार्टफोन के लिए जो लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए, उसकी डिमांड भी बढ़ेगी. इन सबकी चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी, फैक्टर्स की डिमांड बढ़ेगी, और फैक्टर की डिमांड बढ़ने की वजह से डिमांड फॉर इनपुट इंक्रीजेस leading to over utilization of resources. एज अ रिजल्ट प्राइसेस ऑफ इनपुट स्टार्ट राइजिंग, इससे प्राइस भी बढ़ने लगेगा इनपुट का. जब डिमांड ज्यादा हो गई, जैसे लेबर की डिमांड ज्यादा बढ़ गई तो लेबर हम वेजेस बढ़ा देंगे, इनपुट का प्राइस बढ़ने लगेगा, जिस वजह से कॉस्ट बढ़ेगी. अब जब फैक्टर इनपुट बढ़ गया तो जो प्रोड्यूसर है उसकी कॉस्ट बढ़ गई, मैन्युफैक्चरर की कॉस्ट बढ़ गई. कॉस्ट बढ़ने से इन टर्न प्रोड्यूसर्स रेज द प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट, और किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट बनाने की कॉस्ट बढ़ गई क्योंकि फैक्टर इनपुट की डिमांड ज्यादा हुई. फैक्टर इनपुट की डिमांड ज्यादा होने की वजह से उन फैक्टर इनपुट के प्राइस बढ़ गए. अब लैंड की डिमांड ज्यादा हो जाएगी तो रेंट बढ़ने लग जाएगी, लेबर की डिमांड ज्यादा होने लगी तो वेजेस इंक्रीज करने होंगे. कहते हैं इन सबकी डिमांड ज्यादा होने की वजह से ओवर यूटिलाइजेशन होने लगा इनका, इस वजह से इनका प्राइस बढ़ गया, प्राइस ऑफ इनपुट स्टार्ट राइजिंग. इस वजह से जो बना रहा है प्रोड्यूसर, जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसकी कॉस्ट बढ़ने लगी. कॉस्ट बढ़ने से प्रोड्यूसर रेजेस द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट दे प्रोड्यूस. और वो कॉस्ट खुद तो भरेगा नहीं प्रोड्यूसर, तो क्या करेंगे प्रोड्यूसर, प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा देंगे क्योंकि उनको भी अपना कॉस्ट कवर करनी है. सो दिस लेट्स टू इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी. इस वजह से इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो जाता है. ठीक है, किसी भी चीज की डिमांड बढ़ जाती है तो जो फैक्टर इनपुट की डिमांड भी बढ़ेगी, जो उसको प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए. फैक्टर इनपुट की डिमांड बढ़ने से उनका प्राइस बढ़ने लगता है, और जब उनका प्राइस बढ़ने लगा तो मतलब प्रोड्यूसर की कॉस्ट बढ़ रही है, अब उसको उस पर ज़्यादा लेबर रखना पड़ रहा है, कि वेजेस इंक्रीज करने पड़ रहे हैं, लैंड के ज़्यादा रेंट देखना पड़ रहा है, तो उसका कॉस्ट बढ़ रही है. उसकी कॉस्ट बढ़ने की वजह से क्या करेगा, प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा देगा, प्रोडक्ट का प्राइस वो इंक्रीज कर देगा क्योंकि उसे अपनी कॉस्ट कवर करनी है. तो जिस वजह से इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाता है, महंगाई हो जाती है. ठीक है, अब इसको हम एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं.
ये एग्रीगेट डिमांड है, एक्स एक्सिस पे आउटपुट और इनकम है और वाई पे टोटल एक्सपेंडिचर दिखाया गया है, ठीक है। देखिए ये एग्रीगेट डिमांड है। इसको हम एक ग्राफ की हेल्प से समझते हैं। पहले इक्विलिब्रियम देखें। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे है आउटपुट एंड इनकम और वाई एक्सिस पे टोटल एक्सपेंडिचर दिखाया गया है, ठीक है। ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व है जो 45 डिग्री लाइन है स्ट्रेट। एग्रीगेट सप्लाई कर्व है। एग्रीगेट सप्लाई स्ट्रेट 45 डिग्री लाइन है। एग्रीगेट डिमांड है, नीचे देख सकते हो एडी, एडी जो रेड कलर की लाइन है, ये एग्रीगेट डिमांड। जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब उस पॉइंट पे जहाँ एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कहते हैं, इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर हो जाते हैं, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहाँ पे है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। जहाँ रिसोर्सेज को फुली एम्प्लॉय किया गया है, मतलब रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जा रहा है, जहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट है रिसोर्सेज का, ठीक है। तो ये है हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट जहाँ एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है। और यहाँ पे इनकम लेवल है OM, एम एक्स एक्सिस पे इनकम दिखाई है ना हमने, तो इनकम लेवल कहाँ क्या है? जहाँ पे इक्विलिब्रियम है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है, तो वो इनकम लेवल है OM। OM OM इनकम लेवल पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है एट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ये वाला फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में हर रिसोर्स को फुल यूटिलाइज किया जा रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ? एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो गई, जैसे अभी हमने पढ़ा था एक्सेस डिमांड के बारे में। तो जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई, तो ये एग्रीगेट डिमांड का एडी जो रेड लाइन से हमने मार्क किया, तो वो थोड़ा ऊपर चला गया। एग्रीगेट डिमांड की जो लाइन है वो थोड़ी ऊपर चली गई, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई, तो वो ज़्यादा हाई लेवल पे ये हो गया। एग्रीगेट डिमांड की लाइन यहाँ पे ऊपर चली गई, जो हमने अभी ब्लू से मार्क किया, ठीक है। तो ऊपर जाकर इक्विलिब्रियम तो तभी होगा जब ये एग्रीगेट सप्लाई से मीट करेगा। तो ये जो ब्लू वाली लाइन है, ब्लू वाली लाइन इस एग्रीगेट सप्लाई के लाइन से मीट करेगी। एग्रीगेट सप्लाई के लाइन से जब ये लाइन मिलेगी, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, तो ये नया इक्विलिब्रियम बनेगा एट पॉइंट, इसको कह सकते हो E1। E1 पॉइंट पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होगी। ये न्यू एग्रीगेट डिमांड है, इसको AD1 कह सकते हो। तो जब AD1 ये वाली लाइन AD1 एग्रीगेट सप्लाई ये वाले एग्रीगेट डिमांड AD1 एग्रीगेट सप्लाई से मीट करेगी एक हायर इक्विलिब्रियम लेवल पे, तो वो हमारा हो गया न्यू इक्विलिब्रियम E1। पहले इक्विलिब्रियम था E पॉइंट पे, E पॉइंट पे बन रहा था OM इनकम लेवल पर। अब इक्विलिब्रियम एक ऊपर वाले पॉइंट पे बन रहा है, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड अब इंक्रीज हो चुकी है, ऊपर चला गया उसकी लाइन। तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जब न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, जहाँ पे ओवर यूटिलाइजेशन किया जा रहा है रिसोर्सेज का, भी हमने पढ़ा था, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा न्यू इक्विलिब्रियम। न्यू इक्विलिब्रियम और यहाँ पे इनकम लेवल क्या होगी? पहले OM इनकम लेवल था, या इनकम लेवल हो जाएगा, आप इसको कह सकते हो ON। तो ON इनकम लेवल पे E1 इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जहाँ एग्रीगेट डिमांड डिमांड की लाइन AD1 एग्रीगेट सप्लाई से इंटरसेक्ट करती है। तो ये हो गया हमारा न्यू इक्विलिब्रियम, ये वाला पॉइंट है न्यू इक्विलिब्रियम, ठीक है, E1। और इनकम लेवल आप कह सकते हो ON। अभी इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है? एक्सेस डिमांड गैप। इधर देखिए E पॉइंट, यहाँ पे इक्विलिब्रियम बन रहा था पहले, अब E1 पे बन रहा है। तो जो E और B के बीच में, यहाँ पे B लिखा हुआ है, E और B के बीच में जो आपको डिस्टेंस दिख रहा है, वो है आपका इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप इक्विलिब्रियम है, अब इक्विलिब्रियम से ऊपर चला गया,
एग्रीगेट डिमांड इक्विलिब्रियम से ऊपर चला गया, तो जितना वो ऊपर चला गया इक्विलिब्रियम से वो है आपका इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप जितना ऊपर जाके इक्विलिब्रियम बन रहे थे, पहले इक्विलिब्रियम ये पॉइंट पे था, अब एग्रीगेट डिमांड इक्विलिब्रियम से जितना ऊपर चला गया ये है आपका इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप, अब इक्विलिब्रियम यहाँ बन रहा है ना, तो ये जो डिफरेंस आया ये और E1 के बीच में से EB से आप मेजर कर सकते हो, ये है आपका इन्फ्लेशनरी गैप, एक्सेस डिमांड। इसी को हम कहते हैं एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड, ठीक है। सो आई होप इट्स क्लियर। नाउ लेट्स मूव फर्दर। अब हम देखते हैं डेफिशिएंट डिमांड। व्हेन एट फुल एम्प्लॉयमेंट इनकम लेवल, जब फुल एम्प्लॉयमेंट इनकम लेवल पे जब रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज किया जा रहा है, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड इज लोअर देन एग्रीगेट सप्लाई, बट यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम हो गई, डेफिशिएंट डिमांड है, डिमांड में कमी आ गई, डेफिशिएंसी आ गई। अभी हमने देखा डिमांड बढ़ गई थी, डिमांड की लाइन ऊपर चली गई थी, लेकिन यहाँ पे डिमांड जो है वो कम हो गई, उसको हम कहते हैं द डेफिशिएंसी इन एग्रीगेट डिमांड इज कॉल्ड डेफिशिएंट डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड, ठीक है। डेफिशिएंट डिमांड इज ऑल्सो नोन एज डिफ्लेशनरी गैप, इसको डिफ्लेशनरी गैप कहा जाता है। जैसे एक्सेस डिमांड इन्फ्लेशनरी गैप, उससे महंगाई आएगी इकोनॉमी में, इसलिए उसको इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। लेकिन जब डिमांड कम हो जाएगी, सप्लाई उतनी है, डिमांड कम हो गई, तो क्या प्राइसेस बढ़ेंगे या कम होंगे? किसी चीज की सप्लाई उतनी ही है लेकिन डिमांड उसकी कम हो गई, तो कम प्राइस करके बेचना पड़ेगा, प्राइसेस कम हो जाएंगे, तो इससे इकोनॉमी में आएगा डिफ्लेशन। डिफ्लेशन, इसलिए इसको कहा जाता है डिफ्लेशनरी गैप। डेफिशिएंट डिमांड को डिफ्लेशनरी गैप कहते हैं। When aggregate demand is less than aggregate supply, there is less demand for input than actually available। अब इनपुट जो है फैक्टर इनपुट है, उनकी डिमांड भी कम हो जाएगी। एज अ रिजल्ट प्राइस ऑफ इनपुट स्टार्ट फॉलिंग, तो इनपुट की भी प्राइस कम होने लगेगी, इनपुट की प्राइस कम हो गया तो कॉस्ट कम होने लगेगी, जिस वजह से प्रोडक्ट्स के जो प्राइस है वो घट जाएंगे। दिस क्रिएट्स डिफ्लेशन इन द इकोनॉमी, और इससे इकोनॉमी में डिफ्लेशन हो जाएगी, इकोनॉमी डाउन चल जाएगी, चीजों का प्राइस घटने लगेगा, ठीक है। अब इसको भी हम एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। एक्स एक्सिस पे आउटपुट एंड इनकम एंड वाई एक्सिस पे टोटल एक्सपेंडिचर। जैसे कि आप देख सकते हो 45 डिग्री लाइन ये एग्रीगेट सप्लाई है, एग्रीगेट डिमांड ये है ओरिजिनल एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे। जब ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं इक्विलिब्रियम ई पॉइंट पे, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो जाता है, उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम और कितने इनकम लेवल पे हो रहा है? ओएम इनकम लेवल पर। ओएम इनकम लेवल पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो जाती है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। यह है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। अब क्या हुआ कि डिमांड कम हो गई, क्योंकि डिमांड कम होने लगी, तो जो डिमांड कर्व था वो थोड़ा नीचे चला गया। डिमांड का जो लाइन थी, डिमांड नीचे चला गया, तो यहाँ पे बन रहा है अब नया डिमांड, ये न्यू एडी है, AD1 कह सकते हो। तो ये न्यू एडी नीचे चली गई, डॉटेड लाइन यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। ये एग्रीगेट डिमांड नीचे चला गया। जब ये नीचे चला गया तो एग्रीगेट सप्लाई से थोड़ा पहले ही मिल लेगा, क्योंकि अब एग्रीगेट डिमांड कम हो गई है, तो जहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई से मिलेगा, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होगा, वो होगा हमारा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम यहाँ पे वो पॉइंट दिया हुआ है E1, E1 पॉइंट गिवन है, न्यू इक्विलिब्रियम E1, जहाँ पे रिसोर्सेज का अंडर यूटिलाइजेशन किया जा रहा है। अंडर यूटिलाइजेशन क्यों? क्योंकि सप्लाई तो है पर डिमांड ही नहीं है, तो चीज़ों का अंडर यूटिलाइजेशन किया जा रहा है, जिस वजह से उनका प्राइस घट जाएगा। और ये इनकम लेवल है M1, यहाँ पे गिवन है, देखिए E1 इक्विलिब्रियम पॉइंट पे इक्विलिब्रियम जल्दी बन गया क्योंकि डिमांड कम हो गई, एग्रीगेट डिमांड, तो ये न्यू इक्विलिब्रियम है, अंडर यूटिलाइजेशन किया जा रहा है यहाँ पे रिसोर्सेज का, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट E1।
और ये कितने इनकम लेवल पे है, M1। इक्विलिब्रियम, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे इनकम लेवल OM था, मैं देखा था, अब ये है M1। इनकम लेवल कम हो गई क्योंकि डिमांड भी कम हो गई है। सबकी इनकम कम हो जाएगी ना जब डिमांड कम हो गई, फैक्टर इनपुट का, तो सबके डिमांड कम हो गई तो इनकम भी कम हो गई। अब ये जो डिफ्लेशनरी गैप देखिए, EB इक्विलिब्रियम पहले E पे बनता था, अब E1 पे बन रहा है, तो ये डिफरेंस आ गया। जो डिफरेंस है इक्विलिब्रियम में वो है डिफ्लेशनरी गैप, जो EB से डिनोट किया गया है। EB से देखो, पहले इक्विलिब्रियम था E पे, अब यहाँ पे E1 पे बन रहा है, तो E1 से यहाँ EB को दिखाया गया है डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप EB से आप देख सकते हो, डिफ्लेशनरी गैप या फिर डेफिशिएंट डिमांड जिसको कहते हैं, डेफिशिएंट डिमांड, डिफ्लेशनरी गैप या डेफिशिएंट डिमांड EB से डिनोट किया। पहले इक्विलिब्रियम E पे बन रहा था, अब नीचे आ गया, तो EB बता रहा है हमें डिफ्लेशनरी गैप कितना डिफ्लेशन आ गया, कितनी डिमांड में कमी आ गई। डिफ्लेशनरी गैप जैसे वहां इन्फ्लेशनरी गैप था, ठीक है। अब एक्सेस डिमांड जब हो जाए, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से बढ़ा, तो हमने देखा कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाएगा, महंगाई आ जाएगी, तो उसको ठीक कैसे करेंगे, एक्सेस डिमांड को कंट्रोल कैसे किया जाएगा। तो उसके लिए दो मेजर्स होता है, दो तरीके हैं, फिस्कल मेजर्स, मॉनिटरी मेजर्स। मॉनिटरी मेजर्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जैसे बैंक रेट इंक्रीज करना, लीगल रिक्वायरमेंट को बढ़ा देना, एक बार फिर से हम रिवाइज करेंगे, पर हम ऑलरेडी उनको डिटेल में बात कर चुके हैं। तो मेजर टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, पहले फिस्कल मेजर। फिस्कल मेजर मतलब रिड्यूस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट अगर अपना खर्चा कम कर दे, गवर्नमेंट अगर अपना एक्सपेंडिचर कम करे, एक्सपेंडिचर कम करने से क्या होगा, लोगों को अपना खर्चा करना पड़ेगा, अपनी जेब से खर्चा करना पड़ेगा, अपने एक्सपेंस बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने तो एक्सपेंडिचर कम कर दिया। अब जब गवर्नमेंट लोगों को अपने पॉकेट से खर्चा करना पड़ेगा, तो उनके पास पैसे कम बचेंगे, इस वजह से डिमांड कम होने लगेगी, प्रोडक्ट गुड्स और सर्विस थोड़ी वो खरीद पाएंगे ज़्यादा, क्योंकि उनका एक्सपेंडिचर बढ़ गया, तो डिमांड बाकी चीज़ों की कम होने लगेगी। ठीक है, तो जिस वजह से धीरे धीरे डिमांड कम होकर हम बता रहे हैं कि एक्सेस डिमांड कैसे कंट्रोल करनी है ना, एक्सेस डिमांड को कैसे कंट्रोल करना है। तो जब गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर कम कर दिया, लोगों के पास इनकम कम बचेगी और लोगों को अपने पैसे से खर्चा करना पड़ेगा, चीज़ों की डिमांड उनकी कम हो जाएगी, और कम होते होते, धीरे धीरे कम होते होते यहाँ पे बन जाएगी जो पहले इक्विलिब्रियम का जो इन्फ्लेशनरी गैप है ना, ये जो है, ये समझाया गया, ठीक है। और फिर है टैक्सेस, अगर गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा दे, इंक्रीज टैक्सेस, अगर गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा दे, लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम है, जो खर्चे के लिए पैसा बचता है वो कम हो जाएगा, और पैसा कम होने की वजह से फिर डिमांड कम हो जाएगी, तो फिर नीचे नीचे एग्रीगेट डिमांड धीरे धीरे कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन ठीक हो जाएगा। क्या, तो ये दो मैथड है, रिड्यूस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इंक्रीज टैक्सेस। मॉनिटरी मेजर्स हम और डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, अगर ने नहीं देखी तो जरूर देख लीजिए, एक बार हम फिर से रिवाइज कर देते हैं। मॉनिटरी मेजर्स क्या कर सकता है गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, इंक्रीज बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है, जैसे अगर आप किसी बैंक से लोन लेते हैं तो आपको उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, वो है इंटरेस्ट रेट। लेकिन अगर बैंक बैंक रिजर्व बैंक से, रिजर्व बैंक सेंट्रल बैंक इंडिया में जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो वैसे ही सेंट्रल बैंक से अगर कोई बैंक फंड्स बोरो कर रहा है, तो उस पर जो उसे इंटरेस्ट देना पड़ता है उसे हम कहते हैं बैंक रेट। बैंक अगर सेंट्रल बैंक से, कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से कुछ फंड बोरो कर रहा है, तो उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो इसको इंटरेस्ट को कहा जाता है बैंक रेट। तो अगर बैंक रेट बढ़ा दिया जाए, अगर सेंट्रल बैंक अपना बैंक रेट बढ़ा दे, सेंट्रल बैंक बैंक रेट बढ़ा दे, तो कमर्शियल बैंक क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे। अब बैंक को इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ रहा है, तो वो कस्टमर से ज्यादा इंटरेस्ट लेगा, तो जिस वजह से धीरे धीरे लोन की डिमांड जो है कम होने लगेगी, इन्वेस्टमेंट कम होगी, डिमांड कम होगी, धीरे धीरे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। ये डिटेल में पढ़ चुके हैं। इंक्रीज द लीगल रिजर्व, लीगल रिजर्व क्या होता है,
लीगल रिजर्व है मिनिमम रिक्वायरमेंट जो बैंक को डिपॉजिट में से रोक के रखनी होती है। अब बैंक के दो मेजर फंक्शन है, एक्सेप्ट डिपॉजिट, लैंड मनी। पैसा आप जमा करते हो बैंक में, उनका ही तो आगे वो लोन देते हैं। तो जो आपने पैसा जमा किया वो सारा बैंक उठाकर लोन नहीं दे सकता किसी थर्ड पार्टी को, उसमें से कुछ उन्होंने उनको रिजर्व रखना पड़ता है। जैसे अगर किसी ने 100 रुपीज डिपॉजिट किए, तो मान लेते हैं लीगल रिजर्व है 20%, तो बैंक को 20 रुपीज होल्ड करने होंगे और बाकी 100 का वो 80 का वो आगे लोन दे सकता है। 20 80। तो जो लीगल रिजर्व है जैसे 20% हमने देखा, अगर बैंक इसको बढ़ा दे 20% से मान लो 40% कर दिया, तो अब किसी ने 100 रुपीज डिपॉजिट किए तो 40 उसको बैंक रिजर्व रखने पड़ेंगे बैंक को, और आगे वो 60 का ही लोन दे सकता है। जब 60 का लोन देगा, लोगों के पास कम पैसा पहुंचेगा, तो इन्वेस्टमेंट कम होगी, डिमांड कम होगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी। तो लीगल रिजर्व बढ़ा के भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन, सेल ऑफ सिक्योरिटीज। आरबीआई क्या कर सकता है, सेंट्रल बैंक इंडिया के केस में आरबीआई सिक्योरिटीज सिक्योरिटीज शेयर वगैरह पब्लिक को बेच सकता है। कि बॉन्ड सिक्योरिटी जब वो पब्लिक को बेचेगा तो पब्लिक उसको पेमेंट करेगी, पेमेंट करेंगे अपने अकाउंट से। जब आप अपने अकाउंट से पेमेंट करोगे तो जो कमर्शियल बैंक में आपका पैसा है वो कम हो जाएगा बैंक के पास, क्योंकि कस्टमर ने वो पैसा आपसे सिक्योरिटीज खरीद ली, तो कस्टमर के जो बैंक में पैसा था वो कम हो गया। अब बैंक के पास कम पैसा बचा लोन देने के लिए, तो डिमांड कम हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। तो ये एक तरीका है कंट्रोल करने का इन्फ्लेशन। फिर है रेजिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट। रेजिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट, जब भी आप बैंक से लोन लो, बैंक से लोन लेने जाओ, कोई भी बैंक से वो लोन लेता है तो उसको कुछ गिरवी रखना पड़ता है, कुछ कोलेट्रल, कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट कुछ रखना पड़ता है। तो बैंक उस कोलेट्रल के कुछ परसेंटेज की लोन देती है ताकि वो उसको रिकवर कर सके। जैसे सपोज करो किसी को लोन चाहिए, ठीक है, लोन लेने गए आपके बैंक से और उसके लिए उसने जमा किया, कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखी, कुछ भी गिरवी रखा, कोई ऐसे 10 लाख रुपीज का, 10 लाख का। तो और मार्जिन रिक्वायरमेंट है सपोज करते हैं 20%, 20%, तो बैंक क्या करेगा, इसमें से 2 लाख मार्जिन रख लेगा और कस्टमर को सिर्फ 8 लाख का ही लोन देगा। मार्जिन है इतनी, मार्जिन लेके चलते हैं बैंक, मतलब कोलेट्रल के पूरे अमाउंट का लोन नहीं दे देते, कुछ मार्जिन लेकर चलते हैं। तो अगर इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा दिया जाए, अब पहले था 20%, अब 10 लाख उसको कर दिया जाए अगर 40%, तो बैंक को 4 लाख 4 लाख होल्ड करके रखेंगे, सिर्फ 6 लाख का ही लोन देंगे। तो लोगों के पास कम पैसा पहुंचेगा, जिस वजह से डिमांड कम हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, धीरे धीरे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा प्लीज ना देखिए, जिस वीडियो में हमने इनको डिटेल में डिस्कस किया है पूरा एग्जाम्पल के साथ, प्लीज उसको एक बार देख लीजिए। मॉरल सुएशन, मॉरल सुएशन है कि एडवाइस देना। अब यहाँ पे सेंट्रल बैंक कोई मेजर अडॉप्ट नहीं कर रहा, ठीक है, कोई एडवाइस कर रहा है, बातचीत कर रहा है कमर्शियल बैंक से कि आप ज़्यादा लोन मत दो, हमें इन्फ्लेशन कंट्रोल क्लियर करनी है, तो समझा बुझा कर उनको एडवाइस देकर और समझाना, उसको हम कहते हैं मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन बातचीत करके हल करना इस प्रॉब्लम को। तो इंक्रीज बैंक रेट, इंक्रीज लीगल रिजर्व, ओपन मार्केट ऑपरेशन, रेजिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट, मॉरल सुएशन, ये है मॉनेटरी मेजर जो सेंट्रल बैंक अडॉप्ट करता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। अब देखते हैं मेजर्स टू कंट्रोल डेफिशिएंट डिमांड, डिफ्लेशनरी गैप। डेफिशिएंट डिमांड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, डिमांड बढ़ा कैसे सकते हैं, तो इसका ऑपोजिट कर दो जो भी आपने पढ़ा। फिस्कल फिस्कल मेजर्स, इंक्रीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया, खर्चा ज़्यादा शुरू कर दिया, तो लोगों के पास पैसा बचेगा, फिर गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया, लोगों की जेब से पैसा नहीं आ रहा, ज़्यादा पैसा बचेगा, इस वजह से इनकी डिमांड, अब हमें डिमांड बढ़ानी है, एफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करना, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। रिड्यूस टैक्सेस, टैक्सेस कम कर दो तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा बचेगा, डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा होगी, जिससे डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। मॉनेटरी मेजर, सेंट्रल बैंक क्या कर सकता है, रिड्यूस करना बैंक रेट। अभी हमने देखा बैंक रेट क्या होता है, जब सेंट्रल बैंक से बोरो करते हैं कमर्शियल बैंक पर, तो अगर सेंट्रल बैंक ने अपना बैंक रेट कम कर दिया तो कमर्शियल बैंक भी इंटरेस्ट रेट कम कर देगा। इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से लोन्स की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, इकोनॉमी में ज़्यादा पैसा आएगा, चीज़ों की डिमांड बढ़ेंगी, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी।
रिड्यूसिंग द लीगल रिजर्व को अगर रिड्यूस कर दिया गया, ये हमने देखा था ना कि लीगल रिजर्व क्या होता है, तो लीगल रिजर्व को रिड्यूस कर दिया गया, वो ज़्यादा अमाउंट बैंक लोन दे पाएगा, इस वजह से डिमांड बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। अब सेंट्रल बैंक अगर जो सिक्योरिटीज उसने पब्लिक को बेची थी उनसे खरीद लेगा, तो पब्लिक को पैसा देगा अब सेंट्रल बैंक, और पब्लिक के पैसा अपने अकाउंट में जमा करेगी, जिससे कमर्शियल बैंक के पास पैसा आएगा और वो लोन ज़्यादा दे पाएंगे, जिससे इकोनॉमी में पैसा आएगा, डिमांड बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। रिड्यूसिंग द मार्जिन रिक्वायरमेंट, अभी हमने देखा कि मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है। मार्जिन रिक्वायरमेंट अगर कम कर दिया जाए तो डिमांड लोन ज़्यादा अमाउंट ज़्यादा तक पहुंचेगा कस्टमर के पास, जिस वजह से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी। मॉरल सजेशन समझा बुझा के सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को समझाएंगे कि आप अपने लोन इंक्रीज करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोन दो, एनकरेज करो प्रैक्टिसेस। सो ये हुआ एक्सेस डिमांड और एफिशिएंट डिमांड की हमने बात की, उसको समझा, मेजर से समझा कि हम इनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सो होप यू लाइक इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।